बात जब बिहार के चुनावों की हो रही है तो हम आ पहुंचे हैं इसी सफर में एक ऐसी जगह जहां से बिहार का प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारे पीछे ये जो आपको एक पूरी इमारत दिखाई पड़ रही है, ये इमारत आज की इमारत नहीं है बल्कि 5वीं सदी की इमारत है। और इस 5वीं सदी की इमारत में आप समझेंगे कि तब बिहार विश्व गुरु हुआ करता था और ये है नालंदा। नालंदा यानी विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक। तब 3 विश्वविद्यालय भारत में होते थे, जिनमें नालंदा एक था, तक्षशिला जो कि अब पाकिस्तान में है, और तीसरा विक्रमशिला। इनकी बात तो हम करेंगे ही नालंदा के बारे में और समझेंगे भी इस पूरी जो ऐतिहासिक धरोहर है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इसका राजनीतिक पहलू भी, क्योंकि चुनाव है तो उसके राजनीतिक पहलू को भी हम ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अभी भारत में जिस तरीके से लगातार चीन और तमाम देशों के साथ संबंध उतने दोस्ती वाले नहीं हैं, ये आपको समझने में आपको सुविधा दे करेगा कि किस तरीके से तब जबकि इतना पुराना इतिहास था, तब चीन, ताइवान, तिब्बत, तमाम देशों से, कंबोडिया, ऐसे देशों से बौद्ध और बुद्ध के बारे में पढ़ाई करने के लिए इस नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र आते थे। कैसे आते थे, क्या होता था, किस तरीके का विश्वविद्यालय था, उसको बताने के लिए यहाँ पर हमारे साथ एक खास मेहमान है। यह है राजवल्लभ प्रसाद जी। राजवल्लभ जी, आप बताइए कि किस तरीके से ये बुद्ध, बौद्ध और हिंदू धर्म, इनकी अलग अलग पढ़ाई होती थी, किस तरीके से ये नालंदा विश्वविद्यालय अलग था तमाम विश्वविद्यालयों में। हेलो सर, नमो बुद्धाय। मैं नालंदा का गाइड हूँ। मेरा नाम आरवी प्रसाद गाइड है। जैसा कि इतिहास में हुएन सांग ने लिखा है, नालंदा बौद्ध धर्म से रिलेटेड विश्वविद्यालय थी और हिंदू धर्म का विश्वविद्यालय था तक्षशिला, पाकिस्तान में। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी नालंदा से पुरानी थी सर। वहाँ का गुरु थे चाणक्य। वहाँ पढ़ने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जी गए थे और नालंदा का निर्माण 413 एडी में हुआ है, 5th सेंचुरी एडी में राजा कुमारगुप्त द्वारा। इसे कहा जाता है वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन दी वर्ल्ड। आपको हम बताएं कि ये, हालांकि विश्वविद्यालय के बारे में हम बात करें क्योंकि ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम अजय हमारे साथ हैं, हमारे कैमरामैन, उनको उनसे दिखवाएंगे आपको एक प्राचीन स्तूप, यानी यहाँ पर क्यों विश्वविद्यालय बना, उसके पीछे वजह है ये स्तूप जो कि बहुत पुराना है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं जिसकी वजह से यहाँ विश्वविद्यालय बना। क्या है, कौन सा स्तूप है जी? यह स्तूप का नाम है सर सारीपुत्र मेमोरियल स्तूपा, क्योंकि भगवान बुद्ध राजगीर में 14 वर्षावास किए थे। जब भगवान बुद्ध राजगीर से वैशाली जाते थे, यह स्तूप जो बना हुआ इसी जगह पर होल्ड करते थे। उस वक्त में आम का बागान था और भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य सारीपुत्र का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ। उनको मरने के बाद इसी स्तूप के अंदर में उनको समाधि दे दिया गया है। यह स्तूप का निर्माण राजा अशोक ने ईसा पूर्व 300 में किया। इसका एक्चुअल डेट है 272 BC। स्तूपा की ऊंचाई 80 फीट ऊंचा है और नालंदा का यह स्तूपा लैंडमार्क है। तो ये जो 272 ईसा पूर्व में ये शुरुआत हुई नालंदा की, एक तरीके से अगर हम मानेंगे, और उसके बाद 5वीं शताब्दी में यहाँ पर बनाया गया विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत अलग किस्म का था। हालांकि एक नया विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो कहाँ अटका है, क्यों लटका है, ये बिहार की सियासत में बात करेंगे। लेकिन अभी जो है चीन के साथ हमारा बहुत अच्छा दोस्ती का संबंध नहीं है राजवल्लभ जी। तब क्या हालत थी और कैसे ह्यूएन सांग ने इस पूरे विश्वविद्यालय के बारे में अपने इतिहास में भी जिक्र किया है? जी, चाइनीज यात्री ह्यूएन सांग यहाँ आए थे सर। 630 में आए, 645 में यहाँ से चले गए और ह्यूएन सांग को नालंदा से 657 किताब गिफ्ट के रूप में दिया गया। वो किताबें थी जूडो, कराटे, एक्यूप्रेशर, रेकी, विपश्यना, फेंग शुई, कौटिल्य अर्थशास्त्र। इससे चाइना टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे बढ़ गया। बाद में फिलहाल की बात है 1959 में चाओ लाई और नेहरू जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और चाओ लाई चाइना के थे। दोनों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा के रूप में ह्यूएन सांग मेमोरियल हॉल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बनाया गया है। तो
बाद में चाइना ने तो जो चीन के साथ दोस्ती है, जो दोस्ती की बात थी, यहाँ पर तमाम चीजें ह्वेनसांग जैसा इन्होंने बताया कि जो तमाम विधाएं थी जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी, उसकी शुरुआत चीन में नहीं हुई थी बल्कि हिंदुस्तान में हुई थी। और हिंदुस्तान से जो ह्वेनसांग यहाँ पर आए उसके बाद ये तमाम चीजें आगे बढ़ी। हम अब आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो तमाम हमारे पास भग्नावशेष हैं उनमें क्या क्या है। ये जो एक बड़ा अहाता दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? जी, हम लोग नालंदा के 2nd स्टोरी बिल्डिंग में सर, नालंदा बिल्डिंग 9 स्टोरी बिल्डिंग था और सबसे नीचे जो प्रीवियस लेवल का बिल्डिंग देख रहे हैं गुप्ता पीरियड का है, और जिस लेवल में हम लोग खड़े हैं 7th सेंचुरी एडी का, राजा हर्ष पीरियड का। इसके ऊपर का लेवल देवपाल पीरियड का 9th सेंचुरी एडी का है। यानी अलग अलग सेंचुरीज में हर 200 साल में ये यूनिवर्सिटी रेनोवेट की गई, यानी लगातार बनाना काम चला। ऐसा नहीं किया कि ये पूरा विश्वविद्यालय एक साथ ही बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर धीरे धीरे काम हुआ और अलग अलग तरीके की यहाँ पर कितने विषयों की पढ़ाई होती थी? 108 विषय की पढ़ाई थी। अब पढ़ाई लिखाई का भाषा था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पाली लैंग्वेज। अब विदेश के लोग पढ़ते थे, तिब्बत, चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, मंगोलिया के लोग। नालंदा का निर्माण 413 एडी में हुआ है और 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा था दक्षिण से लेकर उत्तर, 5 किलोमीटर चौड़ा पूरब से पश्चिम। अभी 1 ही किलोमीटर में खुदाई का कार्य हुआ है, क्योंकि पूरी नालंदा मिट्टी के अंदर ढका हुआ था। इस पर लोग खेती बाड़ी करते थे। 1915 में इसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है और 1812 में इस जगह का पता लगाए हैमिल्टन बुकानन साहब ने। तो एक बड़ी मजेदार बात है, ये बनाया गया जब 5वीं शताब्दी थी, बौद्ध धर्म के आधार पर इसकी आधारशिला रखी गई। उसके बाद तमाम विदेशों से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए लोग आते थे और आपको हम पढ़ाई करने के लिए जो क्लासरूम है हम उसके अंदर ले आए हैं। अब धीरे धीरे चलते हुए हम इस पूरे क्लासरूम के अंदर आए हैं। इस क्लासरूम की रचना थोड़ी हमें समझाइए। जी, हम लोग नालंदा का क्लास नंबर 1 में जा रहे हैं सर, क्योंकि ह्वेनसांग के डायरी के अनुसार नालंदा में 108 विषय की पढ़ाई होती थी और यहाँ का प्रधान टीचर थे नागार्जुना, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, धर्मकीर्ति, शीलभद्र इत्यादि। और नालंदा गुरुकुल जैसे विद्यापीठ थी। यहाँ पढ़ाई विद्यार्थियों का पाली भाषा में दिया जाता था। तो हम लोग क्लास नंबर 1 में जा रहे हैं। ये गेट है, गेट में ढुकते वक्त बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पत्थर का खंभा है। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि हम जिस दरवाजे से आ रहे हैं इस दरवाजे से अंदर आते वक्त बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता था। और ये खंभा है जिसके बारे में बता रहे हैं राजबल्लभ। ये खंभा जो है 15 फीट हाइट था सर, ऊपर के छत के सपोर्ट के लिए, क्योंकि नालंदा का दीवार में सिर्फ ईंटा का काम है, लेकिन खंभा में पत्थर का दिया जाता था। क्योंकि अगर पत्थर में दीवार दिया जाता, पत्थर का दीवार, तो बहुत गर्म रहता, इसलिए खंभा का उपयोग पत्थर में हुआ। यानी उस समय की तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उस समय भी ये पता लगाया जाता था। अब हम आपको ईंट की संरचना दिखाएंगे। ये जो ईंट है ये ओरिजिनल है, यानी ये बिल्कुल पहले की है। यहाँ पर आपको देखेंगे जो उधर लगाई गई है वो ईंट बाद में एएसआई ने लगाई है क्योंकि उसमें गैप है, लेकिन यहाँ पर जो ईंट है ये ओरिजिनल ईंट है जिसमें कि बिल्कुल भी एक और दूसरे के बीच में गैप नहीं है। यानी कई सदियां बीत गई लेकिन यहाँ पर जो पूरी दीवार है वो खड़ी है। दोनों तरफ बुद्ध की मूर्ति थी सर, और दोनों तरफ बुद्ध की मूर्ति होती थी। यहाँ पर जो ये जो बना हुआ है जगह जो बची हुई है, दोनों तरफ बुद्ध भगवान की मूर्ति थी। और बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर लोग प्रवेश करते थे, क्योंकि नालंदा वाज द सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्योंकि बौद्ध धर्म की जगह थी। और यही नालंदा के कारण भारत विश्व का गुरु बना। और अगर हम बताएं कि कैसे 3 तरीके से बौद्ध धर्म की तो यहाँ पढ़ाई होती थी, हिंदू और बौद्ध धर्म में कैसे टकराव शुरू हुआ तब, और फिर एक मुसलमान रूलर ने आकर के इसको कैसे नष्ट किया। जी, हिंदू और बौद्ध में थोड़ा अपने फिलॉसफी लेके डिफर था सर, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो फिलॉसफी था वो ईश्वर को नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध का है अनित्य, अनात्मा, दुख, जीवन दुख से भरा हुआ है। आदमी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, मर जाएगा। यानी फिलॉसफी में अंतर था। अनित्य है और कोई भी अस्थाई नहीं है। अनित्य, अनात्मा, आत्मा नहीं है। बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन हिंदू धर्म आत्मा परमात्मा को मानते हैं। यही फर्क था कि हिंदू धर्म जो है आस्तिक था, बौद्ध धर्म नास्तिक था। इसलिए दोनों की फिलॉसफी में टकराव हुई और बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। इसके कारण वैदिक धर्म लुप्त हो रहा था,
तो शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के लोगों से आर्गुमेंट किए और फिर से हिंदू धर्म वापस लाया गया आदि शंकराचार्य के द्वारा। आपको हम दिखाएं क्या कि उस समय की कितनी तकनीक उत्तम थी कि यहाँ नाली, यानी जो आपको कहें आज ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तब वो उस समय इतनी थी। This drainage system original adopted from the copy of the Mohenjo-daro and Harappa culture. These are the two toilet rooms, one toilet for the teacher, second for the ये जो दिखा रहे हैं हम तस्वीरों में, ये टॉयलेट है, यानी यहाँ से हर क्लासरूम में, हर कक्षा में 2 टॉयलेट्स होते थे। एक शिक्षकों के लिए होता था, दूसरा छात्रों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए होता था। अब हम बात करेंगे कि ये पूरा नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका वो खत्म कैसे हुआ, कैसे आपने बताया कि एक मुस्लिम शासक ने उसको खत्म किया। तो नालंदा सर दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जैसा मैंने बताया, और विद्यार्थियों की संख्या 10,000 थी, स्टूडेंट संख्या 10,000 और टीचर की संख्या 1,500। वो लोग पढ़ने के लिए तिब्बत, चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका से आते थे। 12 वर्षों तक पढ़ाई थी, मैट्रिकुलेशन, IA, BA, MA, PhD तक। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से 12वीं सदी तक बढ़िया से चला है, और 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी तुर्क का कहाँ हमला हुआ और उसने नालंदा के लाइब्रेरी में आग लगा दिया, लेकिन लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिला है। लाइब्रेरी का नाम था रत्नो सागर, रत्नोदधि, रत्नोरंजक। 9 मिलियन बुक था, 90 लाख किताबें, 90 लाख किताबें थी इस विश्वविद्यालय में। समझिए 108 विषय पढ़ाए जाते थे, 90 लाख किताबें, और उसको आग लगा दिया किसने? बख्तियार खिलजी ने। और ईस्वी सन था 12वीं सदी थी, 1197, यानी 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी यहाँ आया, जिसको आग लगा दी। और बाकी कॉम्प्लेक्स को क्या किया उसने? वो आग पूरा कॉम्प्लेक्स में लग गया सर। आग कोई बुताया नहीं, कहा जाता है 6 महीना तक नालंदा का बिल्डिंग आग में जलता रह गया। और बाई नेचर जब आग बंद हो गया जलना, तो भूकंप में पूरा बिल्डिंग गिर गया, मिट्टी का टेकरा हो गया, पहाड़ हो गया। इस पर लोग खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए, और इसका पता लगाने का श्रेय 1812 में हैमिल्टन बुकानन साहब को है, और खुदाई करने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम का है। तो आपको एक बात बता दें कि ये एक ऐसा अपने आप में ये प्रेमाइसेज है, विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद यहाँ जैन धर्म भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ जब बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में टकराव शुरू हुआ, तब बौद्ध धर्म को एक तरीके से शंकराचार्य और बौद्ध के भिक्षुओं के बीच में जब आपस में एक तरीके से वाद विवाद हुआ, उसके बाद जीत करके हिंदू धर्म को स्थापित किया गया। और आखिरकार बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में इसको आग लगा दिया, और ये पूरा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। तो तमाम धर्म का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेना देना इससे है। तो राजनीति इसी को कहते हैं, राजनीति। कभी भी हम बात जरूर कर रहे हैं कि किस तरीके से तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो भग्नावशेष है, इसके साथ साथ इसकी ईंटों में कई सारे इतिहास इसी तरीके से दर्ज हैं। हम एक इसी तरीके के दरवाजे पे हैं, और यहीं पर जब छात्र आते थे तो कई सारे ज्ञान की बातें समेट करके ले जाते थे। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय जो विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। एक स्टूडेंट के लिए कमरा है, ये कमरा एक स्टूडेंट के लिए है। हॉस्टल था। हाँ। ये हॉस्टल था। तो ये हॉस्टल रूम है सर। नालंदा में 10,000 स्टूडेंट थे, 10,000 कमरे थे, और 1,500 टीचर थे। इनके टीचर के लिए कमरे अलग थे, 1,500। और यहाँ आवासीय था, खाना पीना रहना फ्री था। राजा हर्षवर्धन ने नालंदा के मेंटेनेंस के लिए 200 गांव का रेवेन्यू डोनेशन के रूप में दिए थे। तो ये है यहाँ की कहानी। इसको बिहार चुनाव से तो हम बहुत ज्यादा अभी नहीं जोड़ रहे हैं, हम उसको छोड़ेंगे, क्योंकि अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तब एक नए इसी तरीके के विश्वविद्यालय की कल्पना की गई, तब बात हुआ, लेकिन अभी तक वो विश्वविद्यालय बहुत इनिशियल स्टेज में। उस विश्वविद्यालय में भी हम आपको ले चलेंगे जहां 108 विषयों को पढ़ाई होनी थी, शुरू हो पाया है महज 3। तो ये है आज की व्यवस्था, और तब की व्यवस्था देखिए। तो कहीं ना कहीं सियासत जो है आज की, वो भी शिक्षा पर भारी है, और किसे नहीं पता है कि आखिरकार बिहार में शिक्षा की स्थिति आज क्या है। तो यह भी हमें विचार करने की जरूरत है कि क्यों एक बार जो विश्व गुरु था आज शिक्षा के इस न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार कुणाल, नालंदा विश्वविद्यालय।